हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने नेशनल पार्क और कुछ इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पूरा कर लिया था। वो पूरा का पूरा जो सीरीज था वो खत्म कर लिया था। अब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पूरा करने के बाद हमारे पास दो चीजें और है करने के लिए। वो है कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व। फिर हम लोग टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व देखेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व देखें, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि अभी तक हमने पढ़ा उसी पे आधारित है। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में भी आए कि किस प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इसमें, which of the following are the most likely places to find the musk deer? इन जगहों में से कहां हमें मस्क डियर मिलेगा और वो भी अपने प्राकृतिक आवास में। कहां पे? तो सबसे पहले हमने पढ़ा था उत्तराखंड का, जब हम लोग डिटेलिंग कर रहे थे सारे नेशनल पार्क के, तो एस्कॉट मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेकिन यहाँ पे मस्क डियर नहीं लिखा है। लिख देता तो फिर आंसर में टेंशन ही नहीं होता। तो यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो दिस विल बी योर आंसर। और मैंने बार बार एक बात बताई है कि अगर एक जैसा लोकेशन हो, एक जैसा इकोसिस्टम, एक जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन, तो फ्लोरा फाउना वेजिटेशन सब कुछ एक जैसा होता है। तो एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नियर बाई क्षेत्रों में ही स्थित है गंगोत्री नेशनल पार्क। और ये लगभग उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही पाए जाते हैं, क्योंकि गंगोत्री और गोविंद पशु विहार के बारे में हमने पढ़ा था कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ये है और वहीं पे स्थित है एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो इन दोनों जगह हमें क्या मिलेगा? हमें मस्क डियर देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो हमारा आंसर हो गया 1 एंड 2। ठीक, बाकी चीज क्यों नहीं देख रहे हैं हम? क्योंकि 1 एंड 2 के अलावा और कहीं ऑप्शन भी नहीं है कि 1 2 के बाद अगर 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, ऐसा कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो हमें हमारा आंसर मिल गया। अगर आपको एग्जैक्टली आंसर नहीं पता है तो डिडक्टिव मेथड है, जिसको लोग एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं। हमने किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पढ़ा था? जब हम लोग दुधवा नेशनल पार्क पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा कि दुधवा नेशनल पार्क में जब हम लोग किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, और उसके साथ साथ कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एरिया को इंक्लूड करते हैं, तो ये पूरा मिलके बन जाता है दुधवा टाइगर रिजर्व। तो हम तो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में पढ़े हैं, तो यूपी में मस्क डियर नहीं पाया जाता। डिटेलिंग के दौरान में हमने देखा था। फिर हमने देखा जब हम लोग असम का डिटेलिंग कर रहे थे, तो वहां पे हमें पढ़ने के लिए मिला था आर मॉन्क डबल डी, एम फॉर मानस। मानस में हमें कोई भी मस्क डियर देखने के लिए नहीं मिला था, इवन पूरे असम में देखने के लिए नहीं मिला था। तो अगर इन दोनों को हटाते हैं तो 4 4 एंड 3, तो ऑलरेडी हमारे पास 1 एंड 2 ही आंसर बचता है। तो ये डिडक्टिव या एलिमिनेशन मेथड है, जिसको यूपीएससी ने पूरी तरीके से अभी चेंज करके रखा हुआ है। ठीक है, अब वो समय गया जहां पे इस मेथड से हम आंसर तक पहुंच जाया करते थे। अब वो समय नहीं रहा। अब अगले साल क्या आ जाए मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, तो आप बोलेंगे ये सब कर क्यों रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक यूपीएससी का एक फ्लो है, कम से कम पता तो चले कि पूछता कैसा है। भले क्वेश्चन का कोडिंग चेंज कर दे, तरीका चेंज कर दे, पूछता क्या है, पूछने का जो पूछ रहा है वो तो पता चले कि कम से कम वह मस्क डियर के बारे में पूछ रहा है, नेशनल पार्क के बारे में पूछ रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछ रहा है। तो ये हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम लोग पढ़ेंगे ना उस टॉपिक को। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया, कहां पे, कौन सा एरिया, और जहां पे मैं मार्क करूंगा वहां पे देखना है, वेल नोन फॉर दी, बहुत फेमस है, कंजर्वेशन ऑफ अ सब स्पीसीज ऑफ द इंडियन स्वाम्प डियर। बारहसिंघा के कंजर्वेशन के लिए फेमस है। फेमस समझो, फेमस। और वो क्या है?
जो वो बारहसिंहा ग्रैमनीवोरस है। अब देखो नॉर्मली ये स्टेटमेंट नहीं देता, तो सबको पता है कि बारहसिंहा काइंड ऑफ हर्बीवोरस, घास पत्ते यही सब खाता है। लेकिन ग्रैमनीवोरस बोल के यहाँ पे इस चीजों को ट्रिकी और कंफ्यूज कर दिया। बहुत लोग इससे, आधे लोग तो इससे परेशान हो जाएंगे। ग्रैमनीवोरस का मतलब होता है घास खाने वाले जानवर। तो इसमें कोई बड़ी बात या नई चीज नहीं है ग्रामनीवोरस के बारे में। हाँ, अगर आप इन्वायरमेंट में इकोलॉजी वाला सेक्शन डिटेल में पढ़ते हो तो वहां पे आपको ये वर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये वर्ड डाल के इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा इन्वायरमेंट का बनाने का प्रयास किया गया है यूपीएससी के द्वारा। तो देखते हैं क्या होता है आंसर। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है कान्हा नेशनल पार्क, हमने पढ़ा भी है। अगर नहीं भी पढ़ा होता, कान्हा के बारे में पढ़ा था, भूर सिंह द बारहसिंहा, ठीक, मैस्कॉट है वहां का, ठीक, जो अच्छे भाग्य का प्रतीक है या अच्छे भाग्य लाता हो, ठीक। तो कान्हा नेशनल पार्क अगर हमें पता नहीं भी होता, तो हम, इसीलिए मैंने बार बार बोला था कि स्टेट एनिमल देख लो, स्टेट एनिमल देख लो। तो हमने पढ़ा है कि मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल क्या है? स्वाम्प डियर है, ठीक है। मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल है स्वाम्प डियर। तो हम दिमाग लगा सकते हैं कि अच्छा, एमपी का स्टेट एनिमल है स्वाम्प डियर, तो हो सकता है कि एमपी जो है वो बहुत ज्यादा ऐसा व्यवस्था या एफर्ट लगा रहा होगा उस एनिमल को रिवाइव करने के लिए, बचाने के लिए। ये है, हम ऐसा मतलब सोच सकते हैं इस पे, ठीक। अब ये हो गया बात। अगर मान लो कि पूरा आंसर नहीं भी पता है, तो हम आगे चलेंगे। क्या मानस में हमने ऐसा कुछ भी पढ़ा कि स्पेशली वहां पे बारहसिंहा का कंजर्वेशन होता है? नहीं, सॉरी, थोड़ा सा है ना, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फ्लू। तो मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहां भी हमने नहीं देखा बारहसिंहा के बारे में। ये एक्सक्लूसिवली टाइगर के लिए है। थोड़े थोड़े से एलिफेंट वगैरह लो लाइंग प्लेन्स में मिल जाएंगे, जो लो लाइंग एरिया है वहां पे। तालछापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज इन राजस्थान, और यहाँ भी आपको नहीं मिलेगा। क्या? क्योंकि सेमी एरिड एरिया है ना, सेमी एरिड एरिड एरिया है राजस्थान, तो वहां पे बारहसिंहा नहीं मिलेगा। उसको जो जो वेजिटेशन चाहिए सरवाइव करने के लिए, वो वहां पे नहीं मिलेगा। इसीलिए जानना जरूरी है कि कौन सा नेशनल पार्क और कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, क्योंकि याद रहेगा, समझ में आएगा, वहां के रीजन, इकोसिस्टम, सब कुछ, वेजिटेशन, सब कुछ, क्लाइमेटिक कंडीशन जानेंगे तब तो एक आइडिया और गेस भी लगा सकते हैं। तो दिस विल बी आवर आंसर, कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट, अमोंग द फॉलोइंग, अब इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है जो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा है? इनमें से कौन है? तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि आंध्र प्रदेश में एकमात्र टाइगर रिजर्व है, आंध्र प्रदेश में एकमात्र टाइगर रिजर्व है, दैट इज नागार्जुन सागर श्री शैलम। और वो क्षेत्रफल के नजरिए से देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो ये हमारा आंसर सी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ओके, अभी तक ये देखो लगातार 2020 तक कितने ही सवाल यूपीएससी ने पूछे हैं। अगेन 2020 का ही ये क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क, इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में अगर बात करें, जो कि राजस्थान के सबसे एक्सट्रीम वेस्ट में हमें मिला था, तो उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है, फिर हमें कोडिंग के तहत आंसर देना है। नाउ इसमें सबसे पहले बोलता है कि इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट। तो हमने पढ़ा था कि जैसलमेर और बाड़मेर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है डेजर्ट नेशनल पार्क। उसके बाद बोलता है कि देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, पार्क के अंदर कोई भी ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है। अब एक बात, यहाँ पे 2 बातें होती हैं। एक बात है कि नॉर्मली लोग यही सोचेंगे, अभी तक जो मैंने पढ़ा है कि कैटेगरी 2 नेशनल पार्क का मतलब कैटेगरी 2, और कैटेगरी का मतलब होता है कि नो ह्यूमन इंटरफेरेंस या ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल खत्म है, ठीक। तो लोग बोलेंगे हाँ हाँ लगा दो 1 2 3 आंसर होगा। लेकिन सोचो कि जो एरिया 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, भारत जैसे पॉपुलस कंट्री में एक भी ह्यूमन हैबिटेशन नहीं होगा, एक भी घर नहीं होगा। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हुआ, उस बेसिस पे हमको इसे काटना पड़ेगा, ठीक। और उसके बाद ये हमने पढ़ाई है कि वो होम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि हम 2 को अगर
2 को अगर काटेंगे तो ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, ओके। तो ये चीजें देखने के लिए मिली अभी तक। अब फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स लाइज कंप्लीटली इन द टेम्परेट, ये देखो मैंने 2 बार लिखा था, टेम्परेट अल्पाइन जोन, जब हम लोग उत्तराखंड पढ़ रहे थे तो टेम्परेट अल्पाइन जोन में कंप्लीटली पड़ता है कौन सा नेशनल पार्क? कौन है भाई यहाँ पे? यहाँ पे एल्पाइन जोन मतलब पूरी तरीके से एल्प वाला यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन है। मैंने बोला भी था कि एडिलवीज द नेशनल फ्लावर ऑफ स्विट्जरलैंड यहाँ पे पाया जाता है। हमारा आंसर होगा वन एंड ओनली वैली ऑफ फ्लावर्स। देखो अपने है ना, वी भी लिख दिया हमने, वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, अभी तक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व? ठीक, तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे हम बात करते हैं। हमें नेयार नहीं पता, पिपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं पता, सेंदूरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम नहीं पढ़े हैं, कलकड मुंदन थुरई टाइगर रिजर्व ये हमने पढ़ा है कि एक्सट्रीम साउथ में ये टाइगर रिजर्व है, वो भी तमिलनाडु में, हमने पढ़ा है इसके बारे में। बट वी डोंट नो कि ये अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है या नहीं है, ये हमने नहीं पढ़ा है। जो जो मैं पढ़ाया हूं उसी के बेसिस पे मैं आपको बात कर रहा हूं। उसके बाद मुदुमलाई नाम सुना है, पढ़ा भी है, सत्यमंगलम, वायनाड। तो मुदुमलाई और सत्यमंगलम के बारे में हमें नहीं पता है कि ये अगस्तमाला का पार्ट है या नहीं है, बट हमें ये पता है कि वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये दोनों नहीं हिस्सा है, ये नीलगिरी का हिस्सा है, इसलिए बी आंसर तो नहीं होगा, गलत काट दिए। वायनाड और साइलेंट वैली हमने पढ़ा है, और ये वायनाड नहीं भी याद है तो साइलेंट वैली इज नॉट द पार्ट ऑफ अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि ये साउथ में अगस्तमाला और ये सबसे नॉर्थ में है। इसीलिए मैंने बोला था कि मैपिंग जरूरी है। अब यहाँ पे इन दो नामों को तो हम नहीं जानते, लेकिन हमने देखा है कि पापीकोंडा नेशनल पार्क और पापीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना, ये कहाँ है? ये है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में अगस्तमाला नहीं है। ठीक, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा है कवल टाइगर रिजर्व इन तेलंगाना, यहीं से हम कह सकते हैं कि नहीं है। वेंकटेश्वरा भी हमने देखा है आंध्र प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश में है, हम बोल सकते हैं कि नहीं है। फिर उसके बाद नागार्जुन सागर श्री सैलम विच इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व विच इज इन आंध्र प्रदेश, हम कह सकते हैं कि ये भी नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन ऑलरेडी कट हो चुका है, तो ऑलरेडी हम नहीं जानते, मुझे नहीं पता एक भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, लेकिन हम कह सकते हैं कि आवर आंसर विल बी दिस। इसी को एलिमिनेशन टेक्निक बोलते थे। आपको आंसर एग्जैक्टली नहीं पता है, फिर भी आप आंसर तक डिडक्टिव मेथड से पहुंच सकते थे, लेकिन यूपीएससी ने पिछले 2-3 सालों से इस मेथड को पूरी तरीके से अपने पैटर्न से वाइप आउट कर दिया है। अब लोग को एग्जैक्ट नॉलेज होना चाहिए। जब तक आपको एग्जैक्ट नॉलेज या एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, तब तक आप आंसर तक पहुंचना आपको मुश्किल होगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोले तो पक्के टाइगर रिजर्व, इसको ये भी नाम बोलते हैं, तो इसलिए ध्यान देंगे, पक्के टाइगर रिजर्व है ये। ठीक है, पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये हमने पढ़ा है कि अरुणाचल में है, तो इसके लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम, सुनो क्या बोलता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है, सब ट्रॉपिकल भी है, टेम्परेट भी है, और आर्कटिक टेम्परेचर, आर्कटिक क्लाइमेटिक है ना, क्लाइमेटिक जो कंडीशन है वहां का वो आर्कटिक भी है। बहुत अच्छा। ये वन एंड ओनली कंचनजंगा बहुत हाइट पे है, यहाँ पे ट्रॉपिकल कैसे होगा? नंदा देवी भी बहुत हाइट पे है, ट्रॉपिकल नहीं होगा। नेवरा वैली ना ट्रॉपिकल मिलेगा ना आर्कटिक मिलेगा, ये बीच में मिलेगा, सब ट्रॉपिकल टेम्परेट, गलत हो गया। एक ही है जहां पे सब कुछ मिलेगा, दैट इज नामदाफा नेशनल पार्क। मैंने बोला भी था, और मैंने ये लाइन बोला भी था, ये चीज कि वहां पे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन मिलते हैं, और इसलिए मेरा पूरे भारत में सबसे फेवरेट नेशनल पार्क है नामदाफा नेशनल पार्क। ठीक, इस पे बात कर लिया हमने। नाउ
विथ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इज बीइंग अ स्वैम्प। स्वैम्प मतलब दलदल, जहां पे पैर धस जाए, है ना, जमीन के नीचे थोड़ा सा दब जाए, स्वैम्प। फ्लोटिंग वेजिटेशन, हमने बात किया था किसके बारे में? हमने बात किया था मेइती भाषा में फ्यूमिट्स के बारे में। फ्यूमिट्स, है ना। फ्लोटिंग वेजिटेशन कहाँ था वो? मणिपुर के लोकतक लेक में था। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, लोकतक लेक, मणिपुर। दिस विल बी अवर आंसर। देखा था हमने केबुल लामजाओ। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले में। तो हम लोग जब ज्योग्राफी का मैपिंग करते हैं तो वहां पे हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि हरिके इज द प्लेस जहां पे ब्यास नदी आके मिल जाती है सतलज नदी में। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। केवलादेव घाना में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि बानस नहीं, बानस नहीं, यहाँ पे जो रिवर था वो था बाण गंगा, और बाण गंगा के साथ साथ यहाँ पे जो रिवर था उसका नाम था गंभीर। गंभीर, तो बाण गंगा और गंभीर रिवर था। तो केवलादेव में तो ये गलत होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर कोलेरू लेक में कृष्णा तो है एक, लेकिन मूसी नहीं है, मूसी की जगह है गोदावरी। मूसी के जगह है गोदावरी, तो गोदावरी एंड कृष्णा। ठीक, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज वन एंड ओनली ए। ओके, ठीक है अभी तक। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन किए, ऐसे ही कुछ कुछ क्वेश्चन टॉपिक दर टॉपिक, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, वैसे ही हम लोग जो प्रीवियस ईयर इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है उसको हम लोग कर लेंगे। इसमें से और भी कुछ क्वेश्चंस थे जो कि स्पीसीज से रिलेटेड थे। जब कुछ स्पीसीज को हम लोग देख लेंगे, उनके बारे में डिटेल देख लेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे। अभी के लिए स्पीसीज को हमने नहीं किया है क्योंकि यूपीएससी ने लगातार लायन के बारे में, एलिफेंट के बारे में, तो इन सब जीवों के बारे में लगातार पूछा है, लेकिन मैंने अभी उसका डिटेलिंग या उसका क्वेश्चन आपको नहीं करवाया है। वो जब एक लिस्ट बना के करेंगे फिर उसी में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे, है ना। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कंजर्वेशन रिजर्व रिजर्व का। तो हमने देखिए बहुत ही डिटेल में पढ़ा हुआ है कि एक है कैटेगरी 2 दैट इज नेशनल पार्क, दूसरा है कैटेगरी 4 दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दोनों हमने पढ़ लिया है। अब आता है कैटेगरी 5 जो कि हमें पढ़ना है और ये है कैटेगरी 6 जो कि अभी हम लोग इसी दोनों के बारे में पढ़ेंगे। लगभग इन दोनों की विशेषताएं समान ही हैं, कुछ अलग अलग नहीं है, ठीक है। और इन दोनों को इंट्रोड्यूस कब किया गया? ठीक है, ये इन दोनों को इंट्रोड्यूस किया गया जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1972 वाला, 1972 वाला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसी में अमेंडमेंट बदलाव किया गया 2002-2003 में। और उस बदलाव के साथ इस कैटेगरी को, इन कैटेगरी को, कैटेगरी 5 और 6 दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व, इसको इंट्रोड्यूस किया गया सबसे पहली बार। इसका काम क्या है? तो हमने बहुत ही अच्छे से बात किया था कि अगर अगर सपोज करें कि कोई नेशनल पार्क है और फिर यहाँ पे कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या फिर यहाँ पे कोई दूसरा नेशनल पार्क है, या फिर यहाँ पे कोई दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अगर इन सबको कनेक्ट करना हो, अगर इन सबको कनेक्ट करना हो, अगर इन सबको कनेक्ट करना हो, तो किसी से भी किसी को कनेक्ट करने के लिए एक जंगल का जो कॉरिडोर होता है, जो नैरो स्ट्रिप होता है, जिससे जंगली जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर सके, दिस नैरो कॉरिडोर या कॉरिडोर को यहाँ पे ये अस्तित्व में आता है। कौन आता है? कैटेगरी 5 और कैटेगरी 6। क्योंकि आप सब जगह कैटेगरी 4 और कैटेगरी 2 नहीं रख सकते, क्योंकि वहां पे स्ट्रिक्ट नेचर ऑफ प्रोटेक्शन होता है। वहां पे लोगों का आवाजाही रहेगा तो फिर जानवरों को दिक्कत होगा। तो इन जगहों पे लोग रहते भी हैं, उनका घर भी रहता है, गांव के गांव रहते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज और क्या बोलते हैं, टूरिज्म होता है ना। ये सब चीजें, रिसर्च होता है, ये सब चीजें यहाँ पे होती रहती हैं, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये है आपका कैटेगरी 5 एंड कैटेगरी 6। तो ये जो कॉरिडोर हो गया ना, यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है।
बफर जोन और जो कॉरिडोर्स है, ये कैटेगरी 5 और कैटेगरी 6 में आता है। इस तरीके से ये इंट्रोड्यूस हुआ था। ये साफ साफ बोलता है कि ये क्या करता है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में क्रूशल बफर जोन और वाइल्ड लाइफ मूवमेंट के लिए ये होता है कि वाइल्ड लाइफ जो है, जंगली जानवर, हाथी है, चीता है, बाघ है, वो एक जंगल से दूसरे जंगल से में मूव कर सके, ये बात है। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है कि कंजर्वेशन रिजर्व हमेशा कहाँ होगा, कैटेगरी 5 हमेशा कहाँ होगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये हमेशा किस लैंड पे होगा, तो गवर्नमेंट आउंड लैंड पे होगा। सरकारी जमीन पे जो होगा वो होगा आपका कंजर्वेशन रिजर्व। बस ठीक है, सारा फीचर समझ लिए। और कंजर्वेशन रिजर्व जब भी होगा तो गवर्नमेंट आउंड लैंड पे ही होगा, ध्यान रखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है कम्युनिटी रिजर्व। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व? तो बस सारा ऑल फीचर सेम ही है, सब कुछ फीचर सेम ही है। बस क्या है कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन जो है वो नेग्लिजिबल है। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन और कम हो गया क्योंकि कैटेगरी 6 है, तो रेस्ट्रिक्शन और कम हो गया। यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज, लोकल कम्युनिटीज वगैरह गांव के गांव देखो रह सकते हैं, ठीक है, रह सकते हैं लोग। बस फर्क इतना है कि ये कहाँ होगा, ये किस लैंड पे होगा। ये इंडिविजुअल या प्राइवेट लैंड पे होगा। जो लोगों का जमीन होगा उस पे अगर है तो ये कम्युनिटी रिजर्व हो गया। ये बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है। अब उम्मीद है कि आपने इस चीज को समझ लिया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व। बाकी एग्जाम में लिखने के लिए भी और समझने के लिए भी तो जो पूरा का पूरा कंटेंट है वो यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप इसमें जा सकते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ दिया हुआ है। नाउ अब हमारा टॉपिक आता है टाइगर रिजर्व। तो लगातार कंटिन्यू ही करते हैं। टाइगर रिजर्व के अगर बारे में अगर बात करें, अभी हमने 22 मिनट ही ये सेशन चला है तो वी कैन, है ना, स्ट्रेच। तो टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो सबसे पहले 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च होता है। और प्रोजेक्ट टाइगर को एडमिनिस्टर करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन था वो था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। याद रहेगा, जो जो मार्क करते जा रहे हैं उसको बस आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर कब बना? 1973 में। लेकिन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अभी तो उसको एडमिनिस्टर कर रहा है, लेकिन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अस्तित्व में कब आया? ये आया अस्तित्व में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, और वो अमेंडमेंट 2006 में हुआ और एनटीसीए बना 2006 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया, लेकिन उस समय तक तो वो नॉर्मली ऐसे ही काम कर रहा था, लेकिन उसको भी एडमिनिस्टर करने के लिए, उसको और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए कौन आया? आया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2006 में। ये कैसे आया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट था 1972 वाला, उसमें बदलाव हुआ, अमेंडमेंट हुआ 2006 में, और तब जाके ये आया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ओके, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गलती से मत लिखना। और इसके जो चेयरमैन है वो मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है। भारत के जो मिनिस्टर हैं, एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्टर, वो है ना, वो है इसके चेयरमैन, ठीक है। अभी तक टाइगर रिजर्व क्या होता है? टाइगर रिजर्व के बारे में हमने देखा है, हमने जाना है। उसके जोन जो है, एक होता है उसका कोर जोन, जो कि बेसिकली यहाँ पे कैटेगरी 2 का प्रोटेक्शन मिलता है, और रेयर केस में कहीं कहीं कैटेगरी 4 का प्रोटेक्शन मिलता है, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। वैसे नॉर्मली इसको नेशनल पार्क का प्रोटेक्शन मिला हुआ होता है कोर जोन में। और जो इसका बफर जोन होता है, वहां पे कैटेगरी 4 भी हो सकता है, कैटेगरी 5 भी हो सकता है, और कैटेगरी 6 भी हो सकता है। ये सब हो सकता है वहां पे। और इन सब का जो है वो, ये सब ओवरलैप करते रहते हैं। यहाँ पे गांव भी बसे हुए हैं। ये बफर जोन है, ये क्या इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है कि इंसान और जानवर को एग्जिस्ट कर सके, मतलब एक साथ रह सके, एक ही क्षेत्र में रह सके, और उनके बीच में जो है वो कोई भी तनाव या जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ना हो सके।
ठीक है, ओके। हमने पढ़ा था कि जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज है भारत में, उसके जो बाउंड्री को अगर अल्टर करना हो, चेंज करना हो, तो सबसे पहले हमें नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से परमिशन लेना पड़ेगा, जिसके चेयरमैन हमारे पीएम होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन अगर टाइगर रिजर्व के बाउंड्री को अगर अल्टर करना है, तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के साथ साथ हमें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मेन एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्निंग बॉडी है इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ऑप्शन में आ गया तो ना लिख के नहीं आना है। ये हमारे कंट्री के सारे के सारे टाइगर रिजर्व हैं। इस मैप से आप जाके डिटेल में देख के आप देख सकते हैं कि किन किन टाइगर रिजर्व को हमने पढ़ा हुआ है। ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड। तो ये आपका लिस्ट है टाइगर रिजर्व का। इसी से आप जो है वो जाके याद कर सकते हैं कि किस लोकेशन पे कौन सा टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है। ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ये मैंने प्रोजेक्ट टाइगर के मैप से लिया है, सॉरी वेबसाइट से लिया है। और आप उस वेबसाइट पे जाके भी इसको डाउनलोड करके जूम करके देख सकते हैं। इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। ठीक है, सॉरी गाइस, आई एम जस्ट सफरिंग फ्रॉम कफ एंड कोल्ड। सो और मैं नहीं चाहता था कि, इसीलिए मैं लेट शूट कर रहा हूँ आज, और आज का वीडियो भी लेट अपलोड होगा। तो मतलब था दिक्कत, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। टाइगर फोर्स को भी बनाया गया। क्यों टाइगर टास्क फोर्स को बनाया गया? टाइगर टास्क फोर्स को बनाया गया ताकि टाइगर के कंजर्वेशन को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, ये प्रोजेक्ट टाइगर को मजबूती देता है, और रिकमेंड किया गया किसके द्वारा? टाइगर टास्क फोर्स के द्वारा, कि प्रोजेक्ट टाइगर को भी स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस दे दो, ताकि वो अपने डिसीजन और जो भी कंजर्वेशन है उसको और ज्यादा मजबूती मिल जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये वाला पोर्शन हम लोग अभी नहीं, बाद में देखेंगे। ठीक है, ये कुछ मेथड्स है जिसके तहत हम लोग टाइगर का काउंटिंग करते हैं। एक पगमार्क हो गया, उनके पैर के निशान। कैमरा ट्रैपिंग, वहां पे कैमरा लगा दिए, कैमरा में कौन कौन से दिख गए, क्योंकि सारे टाइगर का जो, जैसे हमारा डीएनए अलग होता है, तो हर लोग का वैसे ही सारे जो टाइगर है उनके स्ट्राइप्स जो धारी हैं वो अलग होते हैं। उनके एक्सक्रेटा से हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से टाइगर हैं। फिर कॉलर, रेडियो कॉलर जो उनके गले में लगा दिया गया, उससे हम लोग उनको ट्रैक कर सकते हैं। डबल सैंपलिंग, इसको, इन दोनों को पहले इससे काउंट किए और फिर इससे जो है वो डबल क्रॉस चेक कर लिए। पगमार्क और कैमरा ट्रैपिंग दोनों को मिला दिए, तो इसको बोलते हैं डबल सैंपलिंग मेथड। ठीक है, उसके बाद एम स्ट्राइप्स लेटेस्ट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी था। वो क्वेश्चन मैंने अभी नहीं दिया है, वो जब हम लोग स्पीसीज का बात करेंगे तब हम लोग उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, नाउ अब तीन संस्थाएं हैं, देखो तीन तीन संस्थाएं हैं। सबसे पहले है जीटीएफ, जीटीआई। तो पहले इसको देख लेते हैं, जीटीएफ और जीटीआई को। जीटीएफ बना 1994 में, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंबर कौन से हैं? हमेशा याद रखना कि 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, 13 हैं। और ये जो ग्रीन में है ये 13 के 13 है। ये 13 प्लस एक नॉन टाइगर रेंज कंट्री है जो कि यूके है, ये इसके मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्री हैं। उसके बाद दो ऑर्गेनाइजेशन भी है, कौन कौन, ये इंपॉर्टेंट है, आईयूसीएन और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये दो इंपॉर्टेंट है। तो ये है ग्लोबल टाइगर फोरम। ठीक है, हो गया। ये सब बाकी सब चीजें अगर आपको नहीं भी ध्यान में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना याद होना चाहिए कि यूनाइटेड किंगडम भी उसका पार्ट है, और आईयूसीएन और वर्ल्ड वाइड फंड भी उसका है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 1994 ग्लोबल टाइगर फोरम। ठीक, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव की अगर बात करें, जीटीआई जो कि मैंने लिखा था, वो 2008 में था। और 2008 में किसके द्वारा सेटअप किया गया? वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा क्रिएट किया गया। यहां भी ऑल दी 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2013 में इन्होंने स्नो लेपर्ड को
कंजर्व करने का जो मतलब प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया था। मतलब कि स्नो लेपर्ड को भी अपने इनिशिएटिव में इंक्लूड कर लिया था। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव 2008 के ही 2 साल के बाद जब ये इन्होंने सारा डेटा वगैरह शेयर किया, तो उसके बाद इन्होंने उसको ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम, ये चीज उन्होंने स्टार्ट किया और उन्होंने बोला कि अब हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक हम सारे टाइगर को क्या करेंगे, दुगना कर देंगे, मतलब उनका नंबर दुगना करेंगे, है ना। ये 2010 में इनका इनिशिएटिव आया, ठीक है। तो 2010 वाला जो इनिशिएटिव था, ये देखो 2TX2 2010 का इनिशिएटिव था। इसी में ये, इसका नाम जरूर याद होना चाहिए। ये इनिशिएटिव वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा था और ये किसके थ्रू इंप्लीमेंट किया जा रहा था, ग्लोबल टाइगर और ग्लोबल टाइगर फोरम। तो हमने बात किया था ना कि GTF और GTI, ये दो नाम याद रखने हैं, ठीक है, कि हमें सारे टाइगर के नंबर, पूरे दुनिया भर में जो भी टाइगर है उनके नंबर को सेकंड करना है। तो वही स्टेटमेंट मैंने वहां पे लिखा हुआ था कि ये डिक्लेरेशन सेंट पीटर्सबर्ग में साइन किया गया था और इसका टारगेट ईयर कौन था, था 2022, और भारत ने 2022 से पहले ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया एडवांस में, ये बात है। कंजर्वेशन एस्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। अब ये जो हमने देखा था ना TX2, अब TX2 को इंप्लीमेंट करवाने का काम करता है ये जो तरीका है। इसमें क्या है, इसमें क्राइटेरियाज है कि ये क्राइटेरिया देखेगा कि कौन से टाइगर रिजर्व सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, जिससे वहां का जो नंबर है टाइगर का वो बढ़ जाए। तो बहुत ऐसे टाइगर रिजर्व है भारत में जिनका नंबर जो है वो दुगना हो गया, उन्होंने अपने नंबर को दुगना कर लिया एक ड्यू टाइम में, ठीक है। तो कैट्स क्या है, कैट्स इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ TX2 का ही पार्ट है, जो कि क्राइटेरिया सेट करता है कि भाई टाइगर रिजर्व का या टाइगर टाइगर हैबिटाट का, जिसमें टाइगर रहता है, वहां पे क्या क्या कंजर्वेशन मेजर्स और मैनेजमेंट होने चाहिए। ये कौन करता है, कैट्स करता है। कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स 2013 में आया, ठीक, TX2 का ही ये पार्ट है। अब ये कुछ स्टेट हैं जहां पे कैट्स का कैट्स डिक्लेयर हो चुका है, मतलब कैट्स का मान्यता उन्हें मिल चुका है कि वो सब, ये सब नेशनल पार्क कैट्स है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सक्सेसफुली सारे मेजर्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं, कंजर्वेशन मेजर्स। तो ये सारे टाइगर रिजर्व्स और उनके स्टेट्स का नाम दिया हुआ है। एक चीज बता दूं, जो व्हाइट में नाम है ये वाले, ये रिसेंटली ऐड हुए हैं, तो ये जो रिसेंट वाले हैं उसका मैंने व्हाइट में कर दिया है कि ये भी आपको याद कर लेने चाहिए, ठीक है। ये अब ये जो 2018 में जो सेंसस हुआ था और फिर 2022 में जो टाइगर सेंसस हुआ, बाघों की गिनती हुई, काउंटिंग हुआ, उसके आधार पे किस स्टेट का क्या परफॉर्मेंस है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। टॉप स्टेट यहाँ पे दिए हुए हैं, ये टॉप स्टेट है जो टॉप परफॉर्मर है। जो सबसे खराब परफॉर्मर है वो ये वाले हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे टाइगर रिजर्व का नाम दिया हुआ है जहां पे टाइगर रिजर्व है लेकिन टाइगर नहीं है, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा सा देख लेंगे, सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आपके एग्जाम के, मैंने सोचा कि अगर दे दूं तो बच्चे अपने भी देख सकते हैं। मेरे पढ़ाने योग्य कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये आप खुद देखिए तो आपको एक आइडिया लगेगा, ओके। अब हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में। 1992 में स्टार्ट हुआ, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था, तो आपको पता ही होगा कि व्हाट इज सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होता है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी पढ़ लो। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होता है जो कि सेंट्रल के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है और उसमें सारा का सारा हिस्सा सेंट्रल नहीं देता है, ठीक है। उस और सेंट्रल का वो स्कीम रहता है, लेकिन इंप्लीमेंट करता है कौन, स्टेट इंप्लीमेंट करता है अपना कुछ रेशियो देके, ठीक है, ऐसा कुछ है। हाथी का जो जनगणना है वो, जनगणना मतलब कि जो काउंटिंग है, सॉरी मैंने जनगणना बोला,
एलिफेंट काउंटिंग जो है वो हर 5 साल में होती है, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये असिस्ट करते हैं एलिफेंट के देख रेख रख रखाव में। जो भी स्टेट्स में पाए जाते हैं एलिफेंट उनको असिस्ट करने का काम करते हैं कौन? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये बात ध्यान देंगे। तो एलिफेंट कॉरिडोर क्या होता है? जैसे ये एक जंगल, ये दूसरा जंगल और ये बीच में जो नैरो स्ट्रिप ऑफ फॉरेस्ट, दिस इज कॉल्ड कॉरिडोर। इसी को बोलते हैं कॉरिडोर। तो ऐसा ही है एलिफेंट कॉरिडोर, ये आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। और इस प्रकार के कॉरिडोर भारत में 101 है, लेकिन वो सारे कॉरिडोर खतरे में है क्योंकि जिन पार्ट्स में एलिफेंट का कॉरिडोर सबसे ज्यादा है उसी पार्ट्स में क्या है, माइनिंग एक्टिविटीज, खास करके कोयला और जो आयरन माइनिंग है वो सबसे ज्यादा होता है, जिससे इन सारे कॉरिडोर्स को नुकसान पहुंच रहा है और एनिमल और मैन का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और पिछले कुछ सालों में 500 से 700 एलिफेंट्स मारे जा चुके हैं इसी में, ठीक है। खास करके इसमें जो सबसे ज्यादा प्रभावित स्टेट है जिसमें सबसे तेजी से एलिफेंट्स के नंबर गिरे हैं वो है ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़, क्योंकि यहीं पे माइनिंग सबसे ज्यादा होता है। ये सब मिनरल रिच स्टेट्स हैं। समझ में आता है? एलिफेंट का जो जेस्टेशन पीरियड है, मतलब कि जो गर्भावस्था है, वो सबसे लंबा होता है। जैसे इंसानों में होता है कि 9 मंथ के प्रेगनेंसी के बाद बच्चा पैदा होता है, लेकिन हाथी में 22 मंथ के बाद बच्चा पैदा होता है। 22 मंथ बच्चे पेट में होते हैं, माँ के पेट में होते हैं। और लगभग हर 4 से 5 साल में वो एक एक बच्चा देने का काम करती है, जो फीमेल एलिफेंट है, ठीक है। जब आईयूसीएन रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है, पढ़ चुके हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल फर्स्ट में है, और साइट्स, इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, व्हाट इज साइट्स, उसके अपेंडिक्स 1 में है। तो हर में अपेंडिक्स 1 और लिस्ट 1 शेड्यूल 1 में है। ये एलिफेंट मतलब कि हमारा प्रोटेक्शन कंजर्वेशन का ध्यान इस पे बहुत ज्यादा है, बस सिर्फ ध्यान ही है, प्रोटेक्ट हो नहीं रहा है। अभी बस 2 से 4 महीने बाद रिसेंट सेंसस आने वाला है, इसीलिए मैंने लास्ट सेंसस इसका 2017 में हुआ था और उस सेंसस को मैंने यहाँ पे नहीं दिया है क्योंकि अगले 2 से 4 महीने में रिसेंट सेंसस 2025 वाला आने वाला है। और इसमें आप लोग देख लीजिएगा, कंपेयर करके देख लीजिएगा कि 2017 के कंपैरिजन में कितना एलिफेंट का नंबर नीचे जाता है ना? क्योंकि मास किलिंग अभी हुआ है एलिफेंट का, देखा जाए तो बहुत बहुत एलिफेंट मरे हैं। Established under sites in 1997 and started in South Asia in 2013। क्या? माइक के बारे में। मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, ये संस्था बनी 1997 में। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये बनी 1997 में। और साउथ एशिया में हम लोग के तरफ, हमारे कंट्री और जो भी दूसरे कंट्री है वहां पे इंप्लीमेंट हुआ, कहाँ, कब? 2003 के बाद। माइक साइट्स इन इंडिया, तो ये कुछ माइक साइट्स हैं जो कि आपको अगर मन हो तो एक बार देख ले। अभी तक क्वेश्चन में नहीं आया है यूपीएससी के, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान रहे तो अच्छा है, क्योंकि एरिया याद रहे तो अच्छा है, ठीक है। हाथी मेरे साथी प्रोग्राम है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये दोनों चलाती हैं हाथी मेरे साथी प्रोग्राम। इसका मोटो क्या है? टेक गजा टू प्रजा, है ना? इसका मोटो है, तो ये मोटो आप याद रखेंगे। ये सबसे लंबे टस्क वाला एलिफेंट था कर्नाटक में, जो कि कुछ दिन पहले ही मर गया, ठीक है। और जिस प्रकार से आपने टाइगर रिजर्व का मैप देखा था, यहाँ पे सारे एलिफेंट रिजर्व हैं। ये जो भारत में जो एलिफेंट रिजर्व है उसका लिस्ट यहाँ पे है, आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं ध्यान से, एक आइडिया हो जाएगा। हालांकि अभी तक एलिफेंट रिजर्व के बारे में वैसा कुछ पूछा नहीं है, लेकिन क्या पता क्या ही हो आगे। तो इस प्रकार से हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? हमने अभी तक नेशनल पार्क पढ़ लिया, हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इंपॉर्टेंट थे वो भी देख लिए, बाकी जो और इंपॉर्टेंट होंगे वो देख लेंगे। उसके बाद कम्युनिटी रिजर्व, और उसके बाद कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। एलिफेंट रिजर्व और टाइगर रिजर्व, ये हमने देख लिया है, ये हमारा पूरा हुआ। अब एक टॉपिक बस बचा हुआ है, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर रिजर्व। वो अगले क्लास में, वो डे आफ्टर टुमारो उसका लेक्चर आएगा, एक दिन बाद, है ना, कल नहीं आएगा। बायोस्फीयर रिजर्व एक क्लास में हम लोग देख के खत्म करेंगे, और इस प्रकार से हमारा प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क खत्म होता है।
बाकी उम्मीद है आपका पढ़ाई सही से चल रहा होगा। मेरे कफ एंड कोल्ड के लिए इस सेशन में सॉरी। आप हो सकता है कि इरिटेट हो रहे होंगे, तो सॉरी फॉर दैट। अगले सेशन में मिलते हैं, और तब हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व करते हैं। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स भी साथ-साथ करना चाहते हैं, जैसे साइंस एंड टेक हो गया, ज्योग्राफी हो गया, या फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर आप करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट और ऐप दोनों का, और आप वहाँ से जाके एनरोल कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज़ को चेक कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। बाय।